कहानी की शुरुआत में हमें एक कॉन्सर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से लोग आए हुए थे। सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि अचानक आसमान से कुछ पैरासाइट आकर नीचे गिर जाते हैं और इन्हीं में से एक पैरासाइट कॉन्सर्ट में एक लड़के के कान में चला जाता है। जैसे ही वो पैरासाइट उस लड़के के अंदर गया तो हमें ऐसा लगता है कि उस पैरासाइट ने उस लड़के को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है और देखते ही देखते उस लड़के का सर 5 हिस्सों में बढ़ जाता है। अब वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर बन चुका था। वो यहाँ पर आए हुए हर किसी को अपने टेंटिकल से मार रहा था। यहाँ पर उसने पूरी तरीके से तबाही मचा दी और उसने बहुत से लोगों की मौत की। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक सियोन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक शॉप में कैशियर का काम करती थी। सियोन के पास एक आदमी आकर उससे बदतमीजी से बातें करने लगता है, लेकिन सियोन उस आदमी को इग्नोर कर कर अपने काम पर लग जाती है क्योंकि वो यहाँ पर कोई भी लफड़ा नहीं चाहती थी। सियोन को इग्नोर करते हुए देखकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और अब वो स्टोर के बाहर सियोन से बदला लेने के लिए रुका हुआ था। अब जैसे ही सियोन अपने स्टोर से बाहर निकलती है और अपनी स्कूटी पे बैठकर वहां से जाने लगती है तो तभी वो आदमी उसे अपनी कार से हिट कर कर उसे पहले तो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देता है और बाद में एक चाकू से उसके ऊपर अटैक कर कर उसे पूरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। सियोन अब पूरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी और अब वो मरने की कगार पर थी और अब वो आदमी उसे वहीं पर सड़क के किनारे फेंक कर वहां से चला गया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जहां पर सियोन जख्मी पड़ी हुई थी वहां पर एक पैरासाइट आकर गिरता है जो कि उसकी जख्म की जगह से उसके शरीर के अंदर चला जाता है। इसके बाद जब सियोन को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और वहां पर उसके अंकल भी थे जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। सियोन के अंकल सियोन के लिए पूरी तरीके से परेशान थे। वो सियोन से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। सियोन अपने अंकल को बताती है कि उसके ऊपर एक आदमी ने चाकू से हमला किया जिससे उसकी बहुत ही बुरी हालत हो गई, लेकिन तभी वहां पर खड़े डॉक्टर से बताते हैं कि अगर तुम्हारे शरीर पर चाकू से हमला होता तो तुम्हारे शरीर पर कहीं ना कहीं तो निशान जरूर होते, जबकि तुम्हारा शरीर तो पूरी तरीके से ठीक है, तुम्हारे शरीर पर एक खरोंच भी नहीं है। यह सुनकर सियोन पूरी तरीके से हैरान हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से उसके ऊपर हमला हुआ था उस तरीके से तो उसका बचना भी नामुमकिन था। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कानबू नाम का लड़का दिखाया जाता है। कानबू जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी बड़ी बहन बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। कानबू जब उनसे अपनी छोटी बहन के बारे में पूछता है तो वो बताती हैं कि वो तो बाहर गई है, जबकि उसका जरूरी सामान तो घर पर ही था। खैर सीन कट कर हमें वापस से सियोन को दिखाया जाता है जो कि वापस से अपनी जॉब पर जा रही है। सियोन जब बस में बैठी होती है तो वो नोटिस करती है कि कुछ लोग उसे बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे हैं, जिससे सियोन बहुत ज्यादा डर जाती है और उस बस से उतर जाती है। खैर यहाँ से सीन कट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को एक बिल्डिंग में लेकर आई थी। अब वहाँ पर बहुत सारे आदमी भी आ जाते हैं। अब जो औरत उसे बिल्डिंग में लेकर आई थी उसका सर 5 हिस्सों में बढ़ जाता है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। हमें पता चलता है कि वो औरत भी एक पैरासाइट थी जो कि उसे मारने के लिए इस बिल्डिंग में लेकर आई थी। अब इससे पहले कि वो औरत उस आदमी को मार पाती, इससे पहले ही वहाँ पर मिलिट्री वाले पहुंच जाते हैं। अब वो लोग अपनी गन से उन पैरासाइट्स को मारने लगते हैं। ज्यादातर पैरासाइट्स मारे ही जा चुके थे, लेकिन कुछ पैरासाइट्स वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। उस मिलिट्री ग्रुप ने उस आदमी की जान बचा ली। तभी हमें पता चलता है कि जिस मिलिट्री के ग्रुप ने उस आदमी को बचाया है उसका नाम है द ग्रे और इस मिलिट्री ग्रुप का मिशन ये है कि जमीन पर रहने वाले सभी पैरासाइट्स को खत्म करना। इस मिलिट्री ग्रुप की लीडर थी जॉय। उसके पास एक ऐसा पैरासाइट था जिसके मुंह पर उसने एक हेलमेट को लगा रखा था और उसी के जरिए वो और पैरासाइट्स के पास पहुंच पाती थी। इधर हमें दिखाया जाता है कि सियोन का कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। सियोन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने एक आदमी और एक औरत आ जाते हैं। वो दोनों लोग मिलकर उसे बताते हैं कि तुम भी एक पैरासाइट हो, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ हो जाओ। इस गैंग का मकसद इंसानों को खत्म करना था और ये जो पैरासाइट आसमान से उतरे थे असल में ये एलियंस थे जिन्हें अपने रहने के लिए जमीन एक अच्छा ठिकाना लगी थी, इसलिए अब वो यहाँ पर सभी इंसानों को मारकर खुद यहाँ पर रहना चाहते थे। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन सब की बातें कोई छुप कर सुन रहा है और ये था कानबू और ये अपनी बड़ी बहन का पीछा करते हुए यहाँ पर आया था, जिसके बारे में वो नोटिस कर रहा था कि वो कुछ दिनों से बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। अब इन दोनों पैरासाइट्स के यहाँ पर जाने के बाद कानबू भी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन किसी तरीके से उससे वहाँ पर आवाज हो जाती है और इसके बारे में सियोन को पता चल जाता है। सियोन अपने एक टेंटिकल से कानबू को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि जितना मैं कहूँ सिर्फ तुम्हें उतना ही करना है और इतना कहने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जब सियोन को होश आता है तो कानबू से बताता है कि उसने उसके साथ बहुत सी बातें करी और उसने उसे बताया कि उसके अंदर एक पैरासाइट है जो कि दिन में उसे 10 मिनट के लिए कंट्रोल कर रखता है और उस दिन उसके ऊपर जो हमला हुआ था
उन हमलों को भी उसी पैरासाइट ने उसके शरीर से ठीक किया था। इतना सब कुछ बताने के बाद कानबू वहां से चले आता है और सियोन सिर्फ परेशान होती ही रह जाती है। सियोन अभी भी बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जो बातें उसे भी नहीं पता है उसने कानबू को कैसे बता दी। खैर अब सियोन अपनी डायरी में कुछ लिखती है और वो लिखती है कि क्या मैं सच में पैरासाइट हूँ, और वे कहकर वहीं पर सो जाती है। उसने जब सो के उठकर देखा तो उसकी डायरी में उसके अलावा बहुत ही कुछ लिखा हुआ था। उसके पूछे गए सभी सवालों के जवाब अब उसकी डायरी में लिखे हुए थे। डायरी में लिखा हुआ था कि हाँ, तुम्हारे अंदर एक पैरासाइट है, और उस दिन जब तुम्हारे ऊपर चाकू से हमला हुआ था तो मैंने ही तुम्हें ठीक किया था। अगर मैं तुम्हें ठीक ना करता तो मैं भी मर जाता। अब क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए मेरा पहला फर्ज है तुम्हें बचाना, और इसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम करूंगा। सबसे पहले है तुम्हारी सेफ्टी। ये सारी बातें सियोन के अंदर मौजूद पैरासाइट ने लिखी थी और सियोन इसके बारे में सोच सोच कर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। खैर अब इसके बाद हमें ग्रे टीम की लीडर जोई को दिखाया जाता है जिसने की एक मीटिंग बुलाई थी। यहाँ पर हम सियोन के अंकल को भी बैठा हुआ देखते हैं। जोई यहाँ पर सबको पैरासाइट के बारे में बता रही थी कि किस तरह पैरासाइट हमारे बीच ही रहते हैं और वो हमें मारना चाहते हैं। पैरासाइट सबसे पहले इंसानों के अंदर घुसकर उनके दिमाग को कंट्रोल करते हैं। जोई उन सबको बताती है कि अगर तुम्हें पैरासाइट मिले तो तुम्हें कैसे पहचानना है। इसके बारे में बहुत सी बातें बताती है। इसे सुनने के बाद सियोन के अंकल सियोन के पास आते हैं क्योंकि उन्हें सियोन के ऊपर शक था कि सियोन भी शायद एक पैरासाइट बन चुकी है, क्योंकि उस दिन उसके जख्मों का इतनी जल्दी ठीक हो जाना कोई आम बात तो नहीं थी। अब बातों ही बातों में सियोन के अंकल सियोन के सर से एक बाल को तोड़ लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये बाल कोई पैरासाइट का नहीं है बल्कि एक साधारण इंसान का ही है। इसके बाद कानबू की सिस्टर सियोन से मिलने के लिए आती है जो कि उसे पहले भी मिल चुकी है। वो सियोन से कहती है कि हमारे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि तुम ही एकमात्र ऐसे पैरासाइट हो जो कि इंसानों के बीच बहुत ही अच्छी तरीके से रह पा रही हो। अब सियोन उससे ज्यादा सवाल किए बिना ही उसके साथ चर्च में चली जाती है क्योंकि उसे पता करना था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। वहां पर पहुंचकर वो देखती है कि चर्च में उसके अलावा बहुत से पैरासाइट आए हुए थे। वहां पर उनके फादर उन्हें बता रहे होते हैं कि हमारा पृथ्वी पर आने का मेन मकसद यह है कि हमें इंसानों को मारकर यहाँ पर अपनी हुकूमत को चलाना है, क्योंकि यही प्लानेट हमारे रहने लायक है। इधर हम देख पाते हैं कि कानबू भी अपनी बहन का पीछा करते करते यहाँ पर पहुंच चुका था और उसे उस चर्च के एक कमरे में अपनी छोटी बहन की मरी हुई डेड बॉडी मिल जाती है। कानबू ये देखकर बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है। अब ये इसी सदमे में था लेकिन तभी उसे एक पैरासाइट देख लेता है। अब अपनी बहन के मरने के गुस्से में कानबू उस पैरासाइट के ऊपर हमला कर देता है। अब हमले की आवाज सुनकर सभी पैरासाइट्स को पता चल जाता है कि कोई और भी यहाँ पर आया है, इसलिए अब वो सब लोग कानबू के पीछे पड़ जाते हैं और अब कानबू जंगल की तरफ भाग जाता है। सियोन जो कि सिर्फ यहीं पर खड़ी थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इधर जब कानबू भाग रहा था तो उसके सामने आ जाते हैं कुछ गैंगस्टर जो कि कानबू को पकड़ना चाहते थे। आगे गैंगस्टर तो पीछे पैरासाइट्स। कानबू जाता तो कहाँ जाता, दोनों तरफ से ही उसकी जान मुसीबत में पड़ चुकी थी। उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है। उसी वक्त वो पैरासाइट भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो पैरासाइट समझते हैं कि गैंगस्टर कानबू के साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो पैरासाइट्स उन पर अटैक कर कर उन्हें मार डालते हैं। और इसी बीच इस बात का फायदा उठाकर कानबू भी बाहर से भाग जाता है। यहाँ पर रास्ते में उसे सियोन मिलती है जो कि उससे कहती है कि तुम्हारी जान खतरे में है और तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। ये दोनों जल्दी से यहाँ से भागकर एक गाड़ी में पहुंचते हैं जो कि कानबू के ही दोस्त की थी। अब उस गाड़ी में बैठकर ये दोनों यहाँ से भाग ही रहे थे कि तभी इनकी गाड़ी के ऊपर एक पैरासाइट अटैक कर देता है। अब ये देखकर सियोन के अंदर का पैरासाइट भी आ जाता है जिसने सियोन से बोला था कि तुम्हारी सेफ्टी करना मेरा सबसे पहला काम है। अब ये दोनों जब उस कार पर लड़ रहे होते हैं तो तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सियोन तो वक्त रहते ही उस कार से उतर चुकी थी लेकिन अब कानबू की जान खतरे में थी क्योंकि अब वो इस एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के साथ ही खाई में गिरने वाला था। अब सियोन जल्दी से पहले तो उसे पैरासाइट को मारती है और इसके बाद वो कानबू को बचाने के लिए पहुंचती है और फिर वो अपने बड़े से टेंटिकल से कानबू की जान बचा लेती है। खैर अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें ग्रे टीम की लीडर जोई को दिखाया जाता है जिसे सियोन के केस के बारे में पता चलता है जिसके ऊपर एक आदमी ने हमला कर कर उसे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। लेकिन हैरान तो जोई जब हो गई जब उसके निशान बहुत ही जल्दी ठीक हो गए। अब ये बात सुनकर जोई को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि सियोन के अंदर भी एक पैरासाइट है। अब सियोन के बारे में इन्वेस्टिगेशन जोई सियोन के अंकल से ही करती है। सियोन के अंकल सियोन से बात कर कर उससे कहते हैं कि मुझे किसी भी हालत में तुमसे मिलना है। अब ये सुनकर सियोन पूरी तरीके से घबरा चुकी थी। सियोन कानबू से कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे अंकल को मुझ पर शक हो चुका है।
जिस पर कानबू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी भी तरीके से तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम इस बारे में टेंशन मत लो। इधर दूसरी तरफ जोई को भी पता चल जाता है कि सियोन के अंकल सियोन से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो अपने कुछ जासूसों को सियोन के अंकल के पीछे लगा देती है ताकि वो भी सियोन की हकीकत के बारे में जान सके। सियोन के अंकल सियोन से मिलकर कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, क्या कि तुम सच में ही पैरासाइट बन चुकी हो। और इससे पहले कि सियोन अपने अंकल को कुछ बता पाती, जोई एक गन लेकर पीछे से आ जाती है। वो सियोन को मारना चाहती थी लेकिन कानबुक किसी तरीके से सियोन को वहां से बचा कर ले जाता है और अब ग्रे टीम के लोग इनके पीछे पड़ चुके थे। यहाँ पर सियोन कानबू से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं किसी न किसी तरीके से तो अपने आप को बचा ही लूंगी। पहले तो कानबू यहाँ से नहीं जाना चाहता था लेकिन सियोन के ज्यादा कहने पर कानबू यहाँ से चला जाता है। कानबू किसी तरीके से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है उस आदमी पर जिसे जोई अपने साथ लेकर चलती है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जोई का हस्बैंड है जिसे अब कुछ लोगों ने मार दिया है। ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि जियो का हस्बैंड एक पैरासाइट था जिसकी वजह से जोई उसे एक हेलमेट पहना कर रखती थी और उसकी मदद से ही वो पैरासाइट्स तक पहुंच पाती थी। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ग्रे टीम के मेंबर्स सियोन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब जब जोई सियोन को पकड़ने वाली होती है कि तभी सियोन को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाती है। जोई को पूरी तरीके से यकीन होता है कि वो एक पैरासाइट है लेकिन तभी वहां पर सियोन के अंकल आकर जोई से कहते हैं कि देखो इसके शरीर में एक भी ऐसा साइन नहीं है जिससे कि पता चले कि ये एक पैरासाइट है, बल्कि ये तो एक आम इंसान है। अब ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी जोई को कोई आकर बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड को कोई मार कर चला गया है और अब जोई अपने हस्बैंड का हेलमेट उतार कर सियोन को पहना देती है क्योंकि इस हेलमेट की मदद से जोई पता लगा सकती थी कि उसके आसपास कौन कौन पैरासाइट्स हैं। सियोन का मिलिट्री बेस लेकर आया जाता है। यहाँ पर जोई अपने सीनियर्स को बताती है कि उसने एक और पैरासाइट को पकड़ा है और वो ये बात किसी और की नहीं बल्कि सियोन की ही कर रही थी। और तभी यहाँ पर बैठे हुए सियोन के अंकल बोलते हैं कि वो एक पैरासाइट नहीं है, वो तो एक साधारण इंसान है, बल्कि इन लोगों ने जबरदस्ती उसे अपने पास कैद कर रखा हुआ है। उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट भी किए हुए हैं और सारे टेस्ट ये बता रहे हैं कि उसके अंदर कोई भी पैरासाइट नहीं है। अब अथॉरिटिस्ट को सियोन के ब्रेन के किए गए सारे टेस्ट दिखाए जाते हैं और उसके ब्रेन में कहीं पर भी कोई पैरासाइट नजर नहीं आ रहा था। अब ये बात सुनकर अथॉरिटी सियोन को हेडक्वार्टर शिफ्ट करने का ऑर्डर देती है। इधर सियोन अपने बचपन में हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है जहाँ पर उसके डैड उसे बहुत ही ज्यादा मारा करते थे और उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने डैड को ही अरेस्ट करवा दिया। उसकी मॉम जिन्होंने दूसरी शादी की थी उन्होंने कभी सियोन को अपनाया ही नहीं और ऐसी मुसीबत में सियोन के अंकल ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। सियोन अपने अंकल से बहुत ज्यादा प्यार करती है। खैर यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है सियोन के अंकल को जो कि कैनबू के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे क्योंकि कैनबू के साथ आखिरी बार सियोन को देखा गया था। यहाँ दूसरी तरफ कैनबू जो कि शहर से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन सियोन के अंकल ने कैनबू को पकड़ लिया और सियोन के अंकल कैनबू से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम सियोन के साथ क्या कर रहे थे, कि क्या तुम सियोन की सच्चाई जानते हो। जिस पर कैनबू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि सियोन कोई पैरासाइट नहीं है, उसके अंदर कुछ पैरासाइट फैक्ट जरूर है लेकिन वो पूरी तरीके से पैरासाइट नहीं है, वो एक इंसान है और वो हमारी मदद करना चाहती है। यहाँ पर सियोन के अंकल उसे बताते हैं कि अब सियोन को हेडक्वार्टर लेकर जाया जा रहा है जहाँ पर उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। जिस पर कैनबू कहता है कि ठीक है लेकिन तुम्हारा मुझे यहाँ पर पकड़ने का क्या मकसद है। जिस पर सियोन के अंकल कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हेडक्वार्टर पहुंचते ही सियोन के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किए जाएंगे और वो इसके बाद मर जाएगी। तुम्हें किसी भी तरीके से मिलिट्री जाकर पैरासाइट को कंट्रोल करने वाला रिमोट चुराना है और अगर तुम पकड़े भी गए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छुड़वा लूंगा। और कैनबू इस बात पर मान जाता है। अब कैनबू अपना मिशन पूरा करने के लिए मिलिट्री ऑफिस आ जाता है। वो अंदर पहुंचते ही एक सोल्जर से लड़कर उसकी पिटाई कर उसके कपड़ों को पहन लेता है। अब वो जल्दी से उस रूम में जाकर उस रिमोट को चुरा ही लेता है लेकिन तभी वहां पर जोई आकर उस रिमोट को उठा लेती है लेकिन वो कैनबू को एक मिलिट्री ऑफिसर समझकर उसे ड्यूटी देती है कि वो इसी गाड़ी में रहेगा जिसके अंदर सियोन को हेडक्वार्टर लेकर जाया जा रहा है। खैर आगे चलकर इस ट्रक को रुकना पड़ता है क्योंकि आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और ये ट्रैफिक जाम किया हुआ था असल में कुछ पैरासाइट्स ने। ये मिलिट्री वाले यानी ग्रे टीम इन पैरासाइट से लड़ने लगती है और ये पैरासाइट्स भी इनका डट कर मुकाबला करते हैं। ये लड़ाई काफी देर तक चलती रही और इसी लड़ाई के बीच कैनबू ने किसी तरीके से उस रिमोट को लेकर सियोन को छुड़ा लिया। वो सियोन के गाड़ी में बैठाकर वहां से भगा ले जाता है। यहाँ पर अब सियोन को भी होश आ चुका था। कैनबू सियोन को बताता है कि तुम्हारे अंकल पीछे वाली गाड़ी में आ रहे हैं और उनके साथ जो एक मिलिट्री का बंदा बैठा हुआ है वो भी एक पैरासाइट है। अब ये सुनकर वो बहुत ही घबरा जाती है और वो अपने अंकल को बचाना चाहती थी।
लेकिन कैनबू उसे किसी तरीके से समझाता है और इधर वो पैरासाइट भी सियोन के अंकल को पैरासाइट के फादर के पास ले जाता है। अब यहाँ पर फादर सियोन के अंकल से सियोन को उसके हवाले करने के लिए कहते हैं, लेकिन सियोन के अंकल ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिस पर वो फादर बिना वक्त जाया किए सियोन के अंकल को अपने टेंटिकल से मार देते हैं। और सियोन यहाँ पर पहुंचकर सिर्फ ये सब देखती ही रह जाती है। ये सब देखकर सियोन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, उसका दिल बहुत ही ज़्यादा दुख रहा था, अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी आ चुकी थी, इसलिए वो अपने मुंह से एक बड़ा सा टेंटिकल्स निकाल कर फादर से लड़ने लगती है। जैसा कि मैं पता है कि सियोन का पैरासाइट ज़्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर फादर के सामने कमजोर पड़ रही थी और इससे पहले कि फादर उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाते कैनवू अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ जाता है, जिसकी गाड़ी में बैठकर सियोन यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फादर अपने सेब को शिफ्ट कर कर सियोन के अंकल में बदल लेते हैं, ताकि वो मिलिट्री के बीच में रहकर पैरासाइट को मारने वाले सभी प्लान्स के बारे में पता लगा सकें। खैर यहाँ से सीन कट होकर हमें अथॉरिटी ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी अथॉरिटीज जोई पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से सियोन उनके हाथों से निकल गई। जो यहाँ पर अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगती है और उनसे कहती है कि मैं जल्दी सियोन को पकड़ लाऊंगी। अथॉरिटीज उन्हें बताते हैं कि जल्दी उनके शहर में एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होने वाला है और वो इस फेस्टिवल को कैंसिल भी नहीं कर सकते, और फेस्टिवल के आने से पहले उसे सारी सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि कैनबू सियोन को लेकर अपने एक दोस्त के घर पहुंचता है, जहां पर वो सियोन से कहता है कि तुम आराम करो, सुबह होते ही हम इस शहर से निकल जाएंगे। जिस पर सियोन कहती है कि नहीं, मैं इस शहर से नहीं जाऊंगी, इस शहर के पैरासाइट ने मेरे अंकल को मारा है और जब तक मैं इन पैरासाइट्स को ख़त्म नहीं कर दूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अब रात में जब कैनबू सो जाता है तो सियोन कैनबू को बिना कुछ बताए उसको कुछ पैसे लेकर वहां से भाग जाती है। वो बाहर पहुंचकर जोई को कॉल करती है, ग्रे टीम की लीडर को। सियोन जोई को बताती है कि तुम्हारे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पैरासाइट हैं और तुम्हें इसके बारे में पता भी नहीं। जिस पर जोई कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं मैंने सब कुछ चेक किया था। सियोन जोई को बताती है कि मैंने अपने अंकल को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा है और अब मेरे अंकल के रूप में तुम्हारे ऑफिस में कोई पैरासाइट है। लेकिन इस बारे में भी जोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। फिर इसके बाद सियोन उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर ये दोनों मिलकर आपस में बात करते हैं। जोई कहती है कि अगर तुम्हारे अंकल पैरासाइट हैं तो उन्होंने पैरासाइट के अड्डे के बारे में हमें क्यों बताया। जिस पर सियोन कहती है कि ये उनकी चाल भी हो सकती है। जिस पर जोई कहती है कि अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि वो पैरासाइट है, लेकिन इसका क्या सबूत है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रही हो। अगर तुम सच में एक इंसान हो तो तुम हमारे साथ मिलकर हमारे साथ काम करो। और इसके बाद सियोन के पीछे कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, जो कि सियोन को वो हेलमेट पहनाने वाले थे, यानी कि जोई ने सियोन को धोखा दिया है। और इसके बाद सियोन अपनी जान बचाने के लिए वहां से छत पे से कूद जाती है और नीचे कैनबू उसकी जान बचाने के लिए वहां पर आया था। दरअसल कैनबू सियोन को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी गाड़ी में बैठाकर जल्दी से उसे वहां से लेकर जाता है। अब ये लोग रास्ते में ही थे कि तभी कैनबू को उसकी दोस्त की कॉल आती है, जहाँ दूसरी तरफ कैनबू की बहन बात कर रही थी, जो कि अब एक पैरासाइट है, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि उसने ही अपनी बहन का मर्डर किया है। वो कैनबू से कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्त के पास हूँ, अगर तुम अपनी दोस्त की जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से अपने घर आ जाओ सियोन को लेकर, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगी। जिस पर कैनबू से वादा करता है कि वो सियोन को लेकर उसके पास आ जाएगा, लेकिन तब तक वो उसके दोस्त को कुछ भी ना करें। अब सियोन भी कैनबू के दोस्त को बचाना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सियोन के अंदर का पैरासाइट अब 3 घंटे के लिए सो चुका था। यहाँ पर कैनबू से आइडिया देता है कि तुम वहाँ पर पहुंचकर एक्टिंग करना जैसे कि तुम्हारे अंदर पैरासाइट है। अब कैनबू की बात मानकर ये दोनों ही वहाँ पर चले आते हैं। अब सियोन वहाँ पर पहुंचकर ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि जैसे उसे एक पैरासाइट ने कंट्रोल किया हो। वो सियोन की बहन से कहती है कि तुम इस आदमी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर उसकी बातों से कैनबू की सिस्टर पहचान चुकी थी कि सियोन के अंदर कोई भी पैरासाइट नहीं है। वो अब सियोन को मारने के लिए सियोन के ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कैनबू आकर अपनी बहन पर ही अटैक कर देता है। गुस्से में आकर कैनबू की बहन अब उन तीनों को ही अपने टेंटिकल से पकड़ लेती है, लेकिन उन दोनों को बचाने के चक्कर में कैनबू का दोस्त अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। वो यहाँ पर कैनबू की बहन को काबू कर उन दोनों को यहाँ से भागने का मौका देता है और कैनबू की बहन उसके दोस्त को यहाँ पर मार देती है। खैर अब सियोन दोबारा से जोई को कॉल करती है और वो उससे कहती है कि तुम पैरासाइट द्वारा बताए गए एड्रेस पर मत जाना, ये उनकी चाल है। अगर तुम वहां पर गई तो वो तुम्हारे ऑफिसर को और तुम्हें वहीं पर मार देंगे। लेकिन जोई को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। खैर अब हमें दिखाया जाता है कि सभी मिलिट्री ऑफिसर्स
उस चर्च पर अटैक कर सभी पैरासाइट्स को मार देते हैं। इतने में ही सियोन के अंकल के रूप में एक पैरासाइट अपने ही पैरासाइट को मार देता है जोई को विश्वास दिलाने के लिए, जिससे कि वो जोई को यकीन दिला सके कि वो भी एक इंसान है। अब जोई सियोन से कहती है कि देखा ना कि मैंने सभी पैरासाइट को मार दिया और मेरी टीम में कोई भी पैरासाइट नहीं है, और अब इन पैरासाइट के मरने के बाद अगली बारी तुम्हारी है। और इसके बाद जोई कॉल काट देती है। खैर यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है सियोन के अंकल को जो कि कॉन्फ्रेंस दे रहे होते हैं। उनके अंदर जो पैरासाइट होता है वो सबको बताता है कि सभी पैरासाइट मारे जा चुके हैं सिवाय 2 पैरासाइट के, जिसमें से एक थी कानबू की बहन और दूसरी थी सियोन, जिन दोनों को वो जल्दी पकड़ कर मार देंगे और इसके बाद इन लोगों का मिशन पूरा हो जाएगा। और इधर दूसरी तरफ सियोन और कानबू भी ये न्यूज़ देख रहे थे। सियोन कहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस पैरासाइट ने अपने लोगों को ही क्यों मरवाया, जिस पर कानबू कहता है कि ये इनकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है। दरअसल कुछ दिनों बाद यहाँ पर बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होने वाला है जहाँ पर मेयर्स आएंगे और ये पैरासाइट उन मेयर्स को मारकर उनका वेश ले लेंगे और इसके बाद ये इस शहर पर राज करेंगे। और ये लोग यहाँ पर इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी कानबू के पास कानबू की बहन की कॉल आती है, जिस पर वो कहती है कि वो फादर हमें मारना चाहता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि हम सब एक साथ काम कर रहे थे, उसने हमारे सभी पैरासाइट को मरवा दिया और इससे पहले कि वो फादर मुझे मार दे, मुझे उस फादर को किसी भी तरीके से मारना है और उस फादर को मारने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अब वो फादर वही था जिसने सियोन के अंकल को मारा था और अब कानबू की बहन की बात मानकर सियोन भी उसकी बात पर राजी हो जाती है। खैर अब फाइनली फेस्टिवल का दिन आ जाता है जहाँ पर मेयर्स भी फेस्टिवल को मनाने के लिए आ जाते हैं। अब सियोन जोई को कॉल करके कहती है कि तुम्हारी मिलिट्री में जो मेरे अंकल के शकल में आदमी काम कर रहा है दरअसल वो एक पैरासाइट है। ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए, मैं तो उस फेस्टिवल में जा रही हूँ। अगर तुम भी इंसानों की जान बचाना चाहती हो हो सके तो तुम भी उस फेस्टिवल में आ जाना। अब फेस्टिवल के बीच में वो सियोन के अंकल के भेष में वो आदमी अचानक से अपने आप को मॉन्स्टर में बदल लेता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वह यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। इधर हम देख पाते हैं कि सियोन को भी कानबू की बहन मिलती है। कानबू की बहन सियोन से यहाँ पर कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद चाहती हूँ। अब एक पैरासाइट मेयर पर अटैक कर उसे मारने वाला ही होता है कि तब यहाँ पर कानबू की बहन आ जाती है। अब कानबू की बहन उस पैरासाइट से लड़ने लगती है जबकि कानबू उस मेयर को बचाने की कोशिश करता है। अब कानबू तो मेयर को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस लड़ाई के बीच में अब कानबू की बहन जो कि अब एक मॉन्स्टर बनी हुई थी वो अब मारी जाती है। अब यहाँ पर उस पैरासाइट को कोई भी बॉडी नहीं मिलती तो मिलिट्री के एक आदमी की बॉडी में चला जाता है और इसके बाद वो सियोन से फाइट करने लगता है। जैसा कि आपको पता है कि सियोन के अंदर का पैरासाइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो सियोन के पैरासाइट को मारने लगता है। इससे पहले कि वो सियोन के पैरासाइट को मार पाता, पीछे से जोई आकर उस पैरासाइट को मार देती है और अब देखते ही देखते बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर वहां पर आ जाते हैं और अब सियोन भी वहां पर बेहोश हो जाती है। उसे संभालने के लिए जल्दी से वहां पर कानबू भी आ जाता है और यहाँ पर अब जोई सियोन को अरेस्ट कराने के बजाय अपने मिलिट्री ऑफिसर से कहती है कि यहाँ पर सभी पैरासाइट मारे जा चुके हैं। दरअसल उसने सियोन को अरेस्ट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि सियोन किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। अब सभी पैरासाइट खत्म हो चुके थे और सब कुछ नॉर्मल हो गया था और अब कानबू ने भी ग्रे टीम को ज्वाइन कर लिया था और अब वो सियोन को भी अपनी टीम में आने का इन्विटेशन देता है। और हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि जोई से कोई जापानीज आदमी मिलने के लिए आया है और ये दिखाते हुए स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।